गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उसकी उद्देशिका। इस चैप्टर को करके हम लोग इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे उन सब पर भी चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विशेष महत्व है, इसीलिए न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो आज शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसमें एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे, जिससे कि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बड़े ही सावधानी से बनाए जाते हैं और आप उसमें उलझ जाते हैं। तो उसी हिसाब से, उसी सावधानी से आपको इसको समझने की भी जरूरत होगी। तो शुरू करते हैं आज का हम लोगों का अपना चैप्टर, उद्देशिका। ठीक है, हम भारत के लोग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। भारत के लोग, सोर्स क्या है, कौन लोग ऐसा कर रहा है, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को कौन लोग ला रहे हैं, तो वो ला रहे हैं भारत के लोग। तो स्रोत जो है या कहें कि सोर्स जो है, वो जो इसको बल दे रहे हैं वो कौन है, भारत के लोग। अगला इसमें है भारत को एक, इसके बाद सीधे यहाँ आ जाए आप, बनाने के लिए, मतलब भारत को बनाने के लिए क्या बनाना है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। ठीक है, तो इस बात को बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे भारत को ऐसा बनाने की बात की जा रही है जिसमें वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, जो स्वयं सारा निर्णय कर सके, उस पर किसी भी बाहरी हस्तक्षेप ना हो। तो इस तरह के देश हमारा जो भारत है उसको बनाने की बात यहाँ पे हो रही है। समाजवादी, समाजवादी शब्द जो है ये बाद में जोड़ा गया है, कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, यहाँ पे ये सारा शब्द इसको हटा करके लाया गया है। पहले ये हुआ करता था प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लेकिन यहाँ पे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दोनों शब्द जोड़े गए हैं। तो समाजवादी का मतलब है अमीर और गरीब के मध्य अंतर समाप्त किया जाएगा। तो भारत को कैसा बनाएंगे, जिसमें अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाए। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पंथ शब्द का इस्तेमाल किया गया है और निरपेक्षता की बात कही गई है। मतलब ये कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा और वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अब लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ जनता का शासन हो। जनता का शासन सीधे सीधे भी हो सकता है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक प्रणाली कहते हैं। लेकिन अपने देश में जो जनता का शासन है वो प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। क्योंकि बहुत बड़ा देश है तो डायरेक्ट जनता किसी कार्य या किसी निर्णय को नहीं कर सकती है, तो वो क्या करती है, वो प्रतिनिधियों को चुनती है और वो फिर उस कार्य को पूरा करते हैं। तो हमारे यहाँ ये इनडायरेक्ट है। तो ये हो गया हमारा लोकतंत्रात्मक शब्द का मतलब। गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या है, ऐसा देश जहाँ का राष्ट्रपति या प्रधान जो है वो निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है उसके समस्त नागरिकों को क्या मिलना चाहिए, न्याय। कैसा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। स्वतंत्रता भी मिलना चाहिए, कैसा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता भी देना है, कैसी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये सब बातें हुई किसके लिए, नागरिकों के लिए। सभी नागरिकों को ये अधिकार मिलेंगे।
जिसका आप जिक्र भी देखते होंगे फंडामेंटल राइट्स में इन सारी बातों को लिखा गया है। साथ ही इनमें एक बंधुता भी लानी है। कैसी बंधुता और किस लिए? व्यक्ति की गरिमा के लिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। ये सारी बातें आपके इस उद्देशिका में बता दी गई, जो कि आगे इसी चीज को इलेबोरेट करके विस्तार पूर्वक बताया गया आपके संविधान में। अब इन सारी बातों को कहने के बाद अब क्या कहा जा रहा है? दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, ठीक है। अब देखिए यहाँ के बाद अगर यहाँ पढ़ें, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ पे कहा गया किसके द्वारा? संविधान सभा में किया गया है। किसके द्वारा? भारत के लोगों के द्वारा। कहाँ किया गया? संविधान सभा में। और कब किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसमें हिंदी का भी महीना दिया हुआ है विक्रम संवत के हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये हिंदी महीना भी है इसमें दिया हुआ। तो इस तरीके से ये हमारा जो उद्देशिका है, ये प्रेम्बल जो है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है हमारे संविधान के लिए, जो ये बताता है कि संविधान हमारा कैसा है, किस लिए है और किसके लिए है, और इसको किसने बनाया। ये सारी बातें यहाँ पे स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ऐसे अगर आपने कभी पढ़ा होगा इंडियन पॉलिटी, उसमें ये चीज भी आपको कहीं हो सकता है क्वेश्चन मिला हो कि भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान की आत्मा किसी को कहा था, और वो क्या था? वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है। आर्टिकल जो 32 है, इसमें है रेमेडीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है यहाँ पे। इसको अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा था। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न व लोकतांत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसको आप लोग अगर समझ लें कि जिस संविधान में संशोधन हुआ है वो सिर्फ एक बार हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इस संविधान संशोधन के द्वारा आप देख सकते हैं कि 2 जगह पे यहाँ पे चेंजेस लाए गए, जिसमें राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता जोड़ा गया, और प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये सारा चीज इसमें एक साथ किया गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो सब जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके लिए एक समिति बनी थी जिन्होंने सिफारिश किया था इसको जोड़ने के लिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक है। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना गया है, और इसमें सांसद दिया गया है कि संसद परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि ये जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का ही भाग है, तो इसे परिवर्तन करने का अधिकार है। लेकिन ये भी है कि इसके मूल तत्वों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, और प्रस्तावना में परिवर्तन का अधिकार न्यायालय को नहीं है, क्योंकि ये विधायिका का मामला है, तो इसमें न्यायालय कुछ नहीं कर सकती है। न्यायालय को सिर्फ इतना देखने का अधिकार है कि जो मूल तत्व हैं उनको छेड़छाड़ न किया गया हो, उनके साथ जो है कमी न की गई हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना को समझा। अब हम लोग एक एक कर इसके सारे जो सवाल हैं उसको देखते हैं। पहला सवाल हमारा है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है। तो जो भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि मतलब एक ऐसा चीज जो बता रहा हो पूरे के पूरे संविधान में क्या होने वाला है, उसका आधार हो,
तो वो चीज जो है हमारी प्रस्तावना में ही लिखी गई है। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर, हो गया हमारा डी। अगला सवाल है, भारत के संविधान के दार्शनिक अभ्युपगम किस पर आधारित है? मतलब जो चीज हमारे संविधान में लिखा गया है उसका आधार कहाँ से लिया गया है? तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य संकल्प ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 1947 में पास हुआ था, तो वो चीज ही हमारे संविधान का आधार बना। अगला सवाल हमारा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका जवाब हमने पहले दे दिया है, आंसर बी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? वहां पे मैंने कहा था 1947 में पास किया गया, लेकिन प्रस्तुत किया गया था इसे दिसंबर 13 को 1946 में। तो इसमें हमारा सवाल का जवाब है बी। अगला सवाल है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो किस देश से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। ऐसे भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन ये जो विचार है उद्देशिका का वो यूएसए से लिया गया है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? डी है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो दो लोगों का अलग अलग विचार है, लेकिन अभी हम लोग संविधान की उद्देशिका की बात कर रहे हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? सी है, उद्देशिका प्रेम्बल जो है। अगला सवाल है, निम्नलिखित अवतरण में, अब यहाँ पे लास्ट में देखेंगे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें कहा गया है एक्स का अर्थ क्या है या एक्स की जगह पे क्या आएगा। तो भारत को एक या अगर पूरा पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना के स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज, अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स तो लिख दिया गया है, एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे तारीख जो था उसका जिक्र किया गया है। आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है, जो तारीख वहां पर लिखी गई थी वो आपका एक्स का मतलब है किस तारीख को? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे है बी। अगला सवाल है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये फ्रांस से लिए गए हैं। तो आंसर यहाँ पे हमारा है सी। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? यहाँ पर शुरू में ही हम लोगों ने देखा था कि भारत को बनाने की बात की गई थी किस रूप में? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की गई थी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। तो जो अनुक्रम है वो क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कौन सा हो गया ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में भारत के लोग भारत को, तो वही शब्द यहाँ पर भी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो जो चीज बाद में शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे चारों तो शामिल है आज के डेट में, तो जो बाद में शामिल किया गया है उस आदर्श को हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे समाजवादी शब्द जो है ये बाद में लाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। अगला सवाल है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे।
अब कौन कौन से शब्द उसमें सम्मिलित नहीं थे, तो अगर उसको देखेंगे तो क्या था, समाजवादी शब्द था क्या, नहीं था, तो एक तो ये हो गया। अब पंथ निरपेक्ष शब्द था क्या, नहीं था। दूसरा, और अखंडता शब्द भी नहीं जोड़ी गई थी, गणराज्य शब्द था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, आंसर हो गया ए। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ए। अगला सवाल है, संशोधन के उपरांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब निम्न 5 पदों का उल्लेख है। तो जो सारे जो शब्द आप उल्लेखित हैं उनमें कौन से हैं, अब क्रम पूछा गया है, इन पदों का सही प्रयोग क्रम निम्नलिखित संकेत के आधार पर निर्दिष्ट कीजिए। तो इसमें हमारा क्रम क्या होगा, हमारा क्रम होगा, पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब 2 नंबर, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक और उसके बाद अंत में गणतंत्र। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था। तो हम लोगों ने देखा कि 42वां संविधान संशोधन 76 में एक ही बार हुआ है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, एक बार। सी, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया, तो ये तो सबको पता हो गया है, डी है 42वें संविधान संशोधन से। अगला सवाल है, भारत के संविधान का 42वां संशोधन वर्ष में अधिनियमित किया गया था, मतलब किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, तो ये 1976 में किया गया था, आंसर बी। किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया, सिंपल आंसर है बी। निम्न में से कौन से शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो जोड़ा गया था, अगर उसका जवाब जानते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो समानता शब्द जो है वो पहले से था, इसको नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया सी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो ये तो हम लोगों ने पहले देखा, डी है हमारा आंसर, समाजवादी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अखंडता शब्द जो है उसमें नहीं था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। यहाँ पर जो अखंडता शब्द है इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, आंसर हमारा डी। 42वां संवैधानिक संशोधन को किस नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे आप जानते हो कि बहुत बड़ा संशोधन था ये 42वां संविधान संशोधन, तो इसे लघु संविधान भी कहा देते हैं, तो इसमें हमारा आंसर क्या है, बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम लघु संविधान या मिनी संविधान माना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन हमारा जो है इसको हम लोग मानते हैं ये एक लघु संविधान ही था। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन भी किए और हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझा भी है, और निश्चित रूप से आपको यह पसंद आया होगा। तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, आगे अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो क्लासेस होंगे उसके वीडियो जो अवेलेबल होंगे वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।